अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट लेक्चर सीरीज ऑफ सी एस 615। आज हम लेक्चर नंबर 29 एंड 30 दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 29 बिल्कुल ही छोटा सा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो में हम दो लेक्चर्स को कवर करेंगे क्योंकि दोनों का सेम ही टॉपिक है और कंसेप्ट भी सेम है। तो चलिए आज हम इन्हें एक साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 29 है जिसमें हम एस्टिमेशन के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। यहाँ पे वॉट समफ्री अपनी बुक में कहते हैं कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर अ मैप वोंट हेल्प। मतलब कि अगर आपको नहीं पता है कि आप कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं, तो कोई मैप आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के कौन से फेज़ पे हैं, आप प्रोजेक्ट का कौन सा स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे एस्टिमेशन कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि एस्टिमेशन का फ़ायदा ही नहीं है जब आपको पता ही नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के किस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एस्टिमेशन के कुछ फैक्टर्स वगैरह बताए गए हैं जिसमें कॉस्ट है, एफर्ट है, रिस्क है और रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन के फैक्टर्स उन्होंने पूछे होते हैं, ये ऑप्शंस में गिवन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिलायबल एस्टिमेशन के यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ के साथ साथ शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपने सिर्फ इनके नाम ही लिखने होते हैं, जिसमें सबसे पहले है डिले एस्टिमेशन। डिले का मतलब होता है कि अगर आपको एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए तो आपको कब मिलेगी, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें तो तमाम एस्टिमेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले चाहिए होती हैं, यानी कि हमें तो स्टार्ट पता होना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितने एफर्ट्स लगेंगी, कितना रिसोर्स चाहिए और इसके अलावा जो स्टाफ है वो हमें कितना चाहिए। मतलब ये तमाम चीज़ें तो हमें पहले से एस्टिमेट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बेस्ड एस्टिमेट, यानी कि अगर आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे मिलता जुलता सिमिलर प्रोजेक्ट पहले है, कोई कंप्लीट हो चुका, तो आप उसे देखते हुए अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यानी कि उसे आप बेस बना सकते हैं, इसलिए ये बेस एस्टिमेट कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पे डिकम्पोजिशन टेक्निक है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज कर देना, तोड़ देना और हर पार्ट को एस्टिमेट करना और एंड में सबको ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो एम्पेरिकल मॉडल होता है, यानी कि इसमें आप कॉस्ट भी देखते हैं और एफर्ट को भी देखते हैं, यानी कि कॉस्ट एंड एफर्ट को जब आप एस्टिमेट करेंगे तो वो एम्पेरिकल मॉडल कहलाता है। ये सिर्फ आपने 4 ऑप्शंस जो हैं इनके नाम आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद मज़ीद ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं इन्हें आपने स्किप कर देना और यहाँ पे मज़ीद आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं एस्टिमेशन के लिए। तो एस्टिमेशन जो है वो मुश्किल होती है लेकिन ये ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एस्टिमेट ही नहीं करेंगे, अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको किस तरह से पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी एफर्ट्स लगने वाली हैं, आपको कितने लोग चाहिए प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए। ये तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों का पता आपको तब चलेगा जब आप एस्टिमेशन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है कि ये क्रिएटिव होती है, रिफाइन होती है, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, इसके अलावा फिजिबिलिटी होती है, प्रपोजल्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है जो कि एक इटरेटिवली प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जारी रहने वाला होता है, आप इसे स्टार्ट पर ही कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें कुछ बेसिक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि प्रोडक्ट का साइज़ एस्टिमेट किया जाता है, एफर्ट्स वगैरह एस्टिमेट की जाती हैं, स्केड्यूल देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट है या कोई प्रोडक्ट है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एस्टिमेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपने सेम एज इट इज़ ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ दोबारा से रिपीट कर दिया गया है कि एस्टिमेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑप्शन गिवन होगा और आप पूछेंगे कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है, तो आपने बताना होगा कि क्या ये एस्टिमेशन का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसमें कॉस्ट है, एफर्ट है, रिस्क है, रिसोर्सेज हैं, ये 4 फैक्टर्स होते हैं एस्टिमेशन के। आपने सेम एज इट इज़ एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक अच्छी एस्टिमेशन करनी है तो आपके पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले है एक्सपीरियंस, यानी कि आपके प्रोजेक्ट से मिलता जुलता प्रोजेक्ट अगर आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी एफर्ट्स लग सकती हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, यानी कि इन तमाम चीज़ों को आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा यह है कि जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि अगर तो इसका रिकॉर्ड भी आपके पास है फिर भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास थर्ड पॉइंट जो है वो करेज का होता है। तो ये आपके पास 3 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी एस्टिमेशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। मज़ीद आपके पास ये जो चैप्टर है इसे आप स्किप कर दें क्योंकि ये चीज़ें पेपर में नहीं आती हैं एज इट इज़। तो लेक्चर नंबर 30 में भी हमारे पास एस्टिमेशन का टॉपिक ही कंटिन्यू है, जिसमें सबसे पहले है डिकम्पोजिशन टेक्निक। डिकम्पोजिशन टेक्निक में सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ये दिया गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉस्ट एंड एफर्ट को एस्टिमेट करना एक प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन होता है डिकम्पोजिशन टेक्निक, यानी कि डिकम्पोज कर देना एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे
स्मॉलर या फिर मोर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानर को लाजमी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है और उसका साइज़ क्या है, जिसके लिए हमें यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी एस्टिमेशन के लिए, जिसमें सबसे पहले है सॉफ्टवेयर साइजिंग। यानी कि एस्टिमेशन की जो एक्यूरेसी होती है वो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ थिंग्स पर डिपेंड करती है। वो नंबर ऑफ थिंग्स कौन सी हैं ये सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए देखना है। इसके अलावा ये ना तो आपको शॉर्ट में आएगा और ना ही एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए याद रखना है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एस्टिमेट की जो एक्यूरेसी होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट का साइज़ है, यानी कि प्रोडक्ट का साइज़ एस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा ये है कि जो साइज़ होता है उसे आप ह्यूमन एफर्ट्स, कैलेंडर टाइम एंड डॉलर्स वगैरह में ट्रांसलेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और थर्ड वन आपके पास है कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स की जो स्टेबिलिटी होती है इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। तो सॉफ्टवेयर साइजिंग में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एस्टिमेट की जो एक्यूरेसी होती है वो यहाँ पे 3 चीज़ों पर डिपेंड होती है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट का साइज़ होता है वो आप क्वांटिफाइबल आउटकम भी इसे बोल सकते हैं, और इसे आप मेजर करने के लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि एलओसी और एफपी है। यानी कि आपने जब भी प्रोडक्ट का या प्रोजेक्ट का साइज़ मेजर करना है तो उसे आप दो तरीकाकार से करेंगे, एलओसी से या फिर एफपी से। ये दो तरीके यूज़ होते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। मज़ीद यहाँ पे इसके बारे में कुछ अप्रोच वगैरह बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले है फजी लॉजिक साइजिंग। यहाँ पे ये वाली जो अप्रोच है यानी कि साइजिंग प्रॉब्लम के लिए जो 4 टाइप्स यहाँ पे यूज़ होती हैं वो सिर्फ आपने इनके नाम ही देखने, इसके अलावा इनकी डिटेल्स पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती। सिर्फ आपने इनके पॉइंट्स याद करने हैं कि ये कौन कौन सी हैं और कितनी अप्रोच है। सबसे पहले आपके पास है फजी लॉजिक साइजिंग, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पॉइंट साइजिंग जिसे आप एफपी भी बोलते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग है और चेंज साइजिंग है। यानी कि आपके पास ये 4 तरह की अप्रोच यूज़ होती है इसमें, तो सिर्फ आपको इनके नाम ही पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि जब आपने एस्टिमेशन करनी है तो उसके लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है WBS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक टेक्निक होती है जो कि प्रोजेक्ट को लॉजिकल टास्क में डिवाइड कर देती है। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ देखा था, इसलिए अब हम ज़्यादा यहाँ डीपली नहीं जाएंगे। सिर्फ आपने यहाँ पे ये बातें याद रखनी है कि एस्टिमेशन के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं, उनके क्या नाम है। तो सबसे पहला जो टूल है वो WBS है यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे WBS के टॉपिक में ही ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के लिए, प्लान करने के लिए, या फिर मॉनिटर करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपके पास प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स है, उसके बाद क्रिटिकल मेथड यूज़ होता है, और टाइमलाइन चार्ट्स होते हैं, गैंट चार्ट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ टूल हैं जो कि WBS के साथ यूज़ होते हैं। उसके बाद मज़ीद बताया गया है कि जब आपने प्रोजेक्ट के एफर्ट को मेजर करना है तो उसे आप किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की एफर्ट को मेजर करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जिसमें आपके पास सोर्स, लाइंस ऑफ कोड है, फंक्शन पॉइंट है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल यूज़ होता है। तो ये आपके पास जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है कि प्रोजेक्ट की एफर्ट को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इसके अलावा ये पेपर में एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डेल्फी टेक्निक। ये टेक्निक जो है ना ये सॉफ्ट स्किल पे बेस करती है, इसके अलावा इसमें ग्रुप डिस्कशन होती है। एमसीक्यूज के लिए ये टेक्निक से इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं। उसके बाद यहाँ पे SLOC टेक्निक है, यानी कि डिलीवर्ड सोर्स लाइंस ऑफ कोड, यानी कि ऐसे लाइंस ऑफ कोड जो डिलीवर हो चुकी हैं वो इस टेक्निक में आइडेंटिफाई की जाती हैं। इसके अलावा ये है कि इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक लाइंस ऑफ कोड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेजेस, इनपुट आउटपुट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने खुद भी रीड कर लेनी है, ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो इन्हीं हैंडआउट्स में से कवर हो जाए। इसके अलावा आपको फाइल्स वगैरह ना पढ़नी पड़े, क्योंकि ये सारी मैंने लाइन जो है 1 बाय 1 पढ़ के आपके लिए हाईलाइट की हैं, ताकि आपके एमसीक्यूज़ ईजिली इसमें से कवर हो सकें। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं लाइक फोर्ट्रान या कोबोल को यूज़ करते हैं तो फिर आप SLOC टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज बताए गए हैं। इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि अगर एक ऐसा कोड है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है और उसे पढ़ने में 15 मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि एक ऐसा कोड है कि उसमें 8 लाइन्स हैं, 8 लाइन का कोड है असेंबली लैंग्वेज का, उसे पढ़ने में 15 मिनट लग रहे हैं। और अगर आप विजुअल बेसिक में सेम ही काम करेंगे तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ आपको 5 मिनट्स लग सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज होगी उस पर इतना ही टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एफपी टेक्निक है। एफपी टेक्निक के बारे में भी अक्सर एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं। तो एफपी टेक्निक जो है ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी यूज़र के पर्सपेक्टिव से मेजर करती है कि यूज़र के हिसाब से
सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी किस तरह से होगी। इसके अलावा ये है कि आप एफपी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं अगर आपने प्रोडक्ट का टोटल साइज़ मेजर करना है, और जो साइज़ है उसकी जो वैल्यू है वो सिंगल एफपी वैल्यू होगी, यानी कि जब भी प्रोजेक्ट का साइज़ एस्टिमेट होगा तो वो सिंगल एफपी वैल्यू के तौर पे एस्टिमेट होगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मज़ीद ये बताया गया है कि जो एफपी एस्टिमेशन है उसे आप सब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक अप्रोच के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब आपने प्रोडक्ट एस्टिमेशन करनी है तो उसमें होलिस्टिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आप एफपी एस्टिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके पास लेक्चर नंबर 30 भी कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 29 एंड 30 को कवर कर लिया है, एंड मज़ीद फिर हम बाकी जो लेक्चर्स हैं वो अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।